दोस्तों, बात 2000 की है। सर्विस के दौरान किसी खास वजह से मेरी ड्यूटी बेंगलुरु के ऑयल रिफाइनरी की सुरक्षा में लगाई गई थी। मेरी पोस्टिंग उन दिनों केरला के कोचीन में थी और जैसे ही मुझे पता चला कि 20 लोगों की एक टीम कर्नाटका के बेंगलुरु के लिए भेजी जा रही है, जिसमें मेरा नाम भी शामिल है, तो मैं बहुत खुश हो गया। टास्क हमारी यूनिट को मिला था, तो सभी एक दूसरे से चिर परिचित थे। हमारी टीम सुबह सुबह बेंगलुरु पहुंच गई थी। पूरे दिन अन्य जरूरी काम करते रहे। शाम को हमारी ड्यूटियां निर्धारित कर दी गईं। एक रात मेरी ड्यूटी रिफाइनरी के पिछले हिस्से यानी समुद्र के किनारे वाली पोस्ट पर थी। मैंने अपने साथियों से सुन रखा था कि रिफाइनरी के पिछले हिस्से में काफ़ी सुंदर बीच है और घने पेड़ों के झुरमुट भी, जिसकी वजह से आसपास के हॉस्टलों में रह रहे तमाम कॉलेज के लड़के लड़कियां वहां मौज मस्ती करने आते हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश था कि चलो ड्यूटी के दौरान समय अच्छा पास हो जाएगा। पर जब हम लोग यानी मैं और मेरा दोस्त विश्राम रिफाइनरी के गेट से दाखिल हुए, तो पता चला कि जितने भी लोग यहाँ घूमने आते हैं उन सभी को 6 बजे के बाद बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि 6 बजे के बाद वहाँ रुकना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये जानकर मेरा सारा उत्साह खत्म हो गया। वैसे तो ड्यूटी 4 घंटे की होती थी, पर किसी खास वजह के कारण उस पोस्ट पर शाम 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक की ड्यूटी लगाई गई थी। 7:30 बजे हमने ड्यूटी पर जब टेक ओवर किया, तो पहले ड्यूटी कर रहे साथी ने बताया कि वैसे तो मैंने सभी घूमने आए लोगों को यहाँ से हटा दिया है, फिर भी एक बार चेक कर लेना। बहुत से ढीठ लौंडे लौंडियाँ हैं जो पेड़ों की झाड़ियों में छुपकर मौज मस्ती करते रहते हैं। इसके बाद हम लोग पोस्ट पर पहुँचे और अच्छी तरह से सभी झाड़ियों को छान मारा, पर वहाँ हमें कोई नज़र नहीं आया। अब तक केवल 11 ही बजे थे। हमें पूरी रात समुद्र की उठती उन लहरों की भयानक आवाज़ों को देखना और सुनना था। इसके बाद हम चारों 2-2 के जुट्टे में हो गए। मेरे पास पिस्टल थी और साथी के पास राइफल। ठीक दूसरी जोड़ी के पास भी एक पिस्टल एक राइफल देकर दूसरे छोर पर भेज दिया। अब हम लोग समुद्र के किनारे बातें करते हुए दोनों जोड़ी एक छोर से चलते, बीच में मिलते और दूसरे छोर की आखिरी तक जाकर लौट आते। हमारी ड्यूटी का दायरा 1 किलोमीटर का था, जिसमें समुद्र की लहरों के ठीक सामने रिफाइनरी की बाउंड्री वॉल थी। एक तरफ जंगल का किनारा और दूसरी तरफ जट्टी। चांद की रोशनी में जट्टी पर खड़े होकर जहाँ तक नज़र जाती, समुद्र और फिर उसमें गोते लगाता आसमान नज़र आ रहा था। वहाँ का नज़ारा इतना भयानक था कि यदि कोई पहली बार उसे देखे तो वहाँ रुक पाना निश्चित नामुमकिन हो। हमें समुद्र की लहरों से खेलते हुए 5 साल का वक्त बीत चुका था, इसलिए हमारे लिए यह आम बात थी। दोस्तों, अभी 1 बजने वाला था और हमारी टीम जट्टी पर थी और दूसरी झाड़ियों के किनारे पर। हमें अभी 500 मीटर की दूरी पर एक साया नज़र आया, जो समुद्र की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। आज मौसम कुछ साफ नहीं था। चांद बादलों में छिप गया था। दूर लगी लाइटों की हल्की रोशनी में कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। पता नहीं दूसरी टीम ने उसे देखा था या नहीं, पर हम दोनों जट्टी से निकलकर उस साए की तरफ बढ़ने लगे। मन में कई तरह के विचार कौंध रहे थे कि आखिर इतनी रात को कोई इस समुद्र के पानी में क्या कर रहा है।
हम दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, साए की आकृति अब स्पष्ट हो रही थी। वो टॉप स्कर्ट में कोई लड़की थी जो धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में उतर रही थी। हम लोग बहुत घबराए हुए थे, धीरे धीरे उस ओर जा रहे थे ताकि हमारी दूसरी तरफ वाली टीम भी आ जाए, पर वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मेरे साथ जो लड़का विश्राम था वो भूत प्रेतों में बहुत विश्वास रखता था और उसने साफ शब्दों में कह दिया था कि यह कोई लड़की के भेष में प्रेत आत्मा या छलावा है, जिसके पास जाना मतलब जान से हाथ धोना है। पर मुझे लग रहा था कि यह कोई परेशान लड़की है और समय रहते नहीं रोका गया तो समुद्र में डूबकर अपनी जान दे देगी और सुबह हम लोगों के लिए एक नई उलझन खड़ी हो जाएगी। इस बीच मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वह लड़की अब कमर तक पानी के अंदर जा चुकी थी और अब आती हुई लहरें उसके ऊपर से होकर गुजर रही थीं। मैंने विश्राम से कहा, तू जाकर अपनी दूसरी टीम को बुला कर ला, मैं यहाँ इस लड़की को रोकता हूँ। पर वो डर के मारे एक कदम भी मुझसे दूर होने को तैयार नहीं था। मैंने हिम्मत करते हुए उस लड़की को आवाज़ लगाई, हेलो मिस, तुम तुरंत वापस आओ वरना मुझे खुद वहाँ आना पड़ेगा। पर उस पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। आती हुई लहरें जितना उसे पीछे ढकेलती वो दोबारा उठकर आगे बढ़ जाती। विश्राम मुझे बार बार उसके काम में दखलंदाजी करने से मना कर रहा था। फिर भी मैंने विश्राम को समझाते हुए कहा, यार तू सोच, अगर यह लड़की है और हम लोगों के सामने आत्महत्या कर लेती है तो हम लोगों पर कितना बड़ा कलंक लग जाएगा। तभी विश्राम बोला, सोच, यह एक चुड़ैल है और उसके पास पहुंचते ही वो तेरा खून पीने लगी, या कोई छलावा जो तुझे पानी में डुबो डुबो कर मार देगा तो मुझ पर कैसा कलंक लगेगा। मैंने कहा, चुड़ैल, भूत प्रेत, ये छलावा, ये सब कुछ भी नहीं होता, सब मन का वहम है। पर उसने कहा, फिर भी तू ही बता, इस सुनसान जगह कोई अकेली लड़की रात के 1 बजे इस भयानक और डरावने माहौल में टॉप स्कर्ट पहनकर आखिर समुद्र में आई कहाँ से? जबकि तू भी जानता है हम चारों ने इस एरिया को अच्छी तरह से सर्च किया था और फिर 1 मिनट के लिए यह मान भी लें कि यह लड़की है और मरना चाहती है तो फिर 8 बजे से अब तक छुपी क्यों रही? जबकि यह काम तो वो कभी भी कर सकती थी। उसके लिए 1 बजे का समय चुनने की ज़रूरत क्या थी? विश्राम की बात सुनकर मैं निरुत्तर हो गया था, पर मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं था कि वो लड़की नहीं है। और अभी अचानक से मैंने समुद्र में यह सोचकर छलांग लगा दी कि यदि नहीं गया तो वह लड़की है तो उसकी मौत पक्की है। अगर मैं गया और वह एक चुड़ैल है तो हो सकता है मैं बच जाऊं। जब तक मैं उसके पास पहुंचता, वह लौटती हुई लहरों के साथ समुद्र में कहीं गायब हो गई थी। कुछ पल इधर उधर देखने के बाद जब वह मुझे कहीं नज़र नहीं आई तो मेरे शरीर में भी एक डर की लहर घूम गई। अब मुझे भी विश्राम की बातों पर भरोसा होने लगा था कि वो लड़की नहीं, एक छलावा थी जो मुझे पास आते देखकर कहीं गायब हो गई। मैं उसके पीछे समुद्र में काफ़ी अंदर तक चला गया था। इसका एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मैं लौटने के लिए पीछे मुड़ा था। मेरी एक नज़र किनारे पर गई तो देखा दूसरी टीम के लोग भी आ चुके थे।
पर विश्राम समुद्र में कूद चुका था और तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। तभी मैंने देखा कोई कपड़ा लहरों के साथ बहता हुआ मेरे हाथों में आ गया। मैंने उसे देखा तो वो कोई लड़की की स्कर्ट थी। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो कोई छलावा नहीं बल्कि एक लड़की ही थी जो डूब रही है। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और उस लड़की की तलाश करने लगा। रिफाइनरी में जल रही लाइटों का प्रकाश पानी पर पड़ रहा था, जिसमें मुझे लगभग 5 मीटर दूर कोई हलचल होते नज़र आई। मैं बिना वक्त गंवाए तेज़ी से उस तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी के फासले पर विश्राम भी मेरी तरफ तेज़ी से आ रहा था। मैंने वहाँ जाकर देखा तो वही लड़की हाथ फड़फड़ा रही थी। मेरी कमर में पिस्टल लगी थी, उसमें एक डोरी बंधी थी। मैंने जल्दी से पिस्टल को निकालकर कमर में बंधी बेल्ट में फंसाया और डोरी को लड़की के गले में डाल दिया। इसके बाद इतना तो निश्चित हो गया था कि अब वह हमसे दूर नहीं जा सकती, और तैरते हुए धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में हम लोग अब किनारे पर पहुंच गए। वो एक बहुत ही खूबसूरत 24-25 साल की लड़की थी, जो देखने से ही किसी हीरोइन से कम नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उसके मुंह में हाथ डालकर उसे उल्टियां कराईं। तब तक मेरे दूसरे टीम के लोग आसपास से लकड़ियां लाकर आग जला चुके थे, जिससे हम लोगों को ठंड से राहत मिल गई, क्योंकि रात को पानी इतना ठंडा हो गया था कि मेरी तो कपकपी ही छूट रही थी। ठंड के कारण उस लड़की का भी बुरा हाल था। इसी बीच वायरलेस सेट पर यूनिट में सूचना दे दी गई थी, तो कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी आ गई। वैसे लड़की के पेट में कोई खास पानी नहीं गया था। समुद्र का पानी काफ़ी भारी होता है, इसलिए थोड़ा सा भी यदि हाथ पैर चलाते रहो तो डूबने का खतरा कम हो जाता है। और फिर यहाँ तो मैंने उसे मौका ही नहीं दिया था डूबने का। अगली सुबह पता चला कि वो एक IAS की बेटी थी, जिसका नाम प्रतीक्षा था और बेंगलुरु में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। प्यार में धोखा मिला तो जान देने चली आई थी। मेरी वहाँ कुछ ही दिन ड्यूटी और रही, पर जब तक मैं बेंगलुरु रहा वो लड़की मुझसे मिलने आती रही और हम लोग एक अच्छे दोस्त बन गए थे। पर उस वक्त मोबाइल न होने के कारण मेरा कांटेक्ट नहीं हो सका। आपसे निवेदन है, इस कहानी को शेयर करना मत भूलना। हो सकता है ये कहानी उस लड़की तक पहुंच जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए प्रमोद भाई को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।